नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। मैं हूं आपका लीगल मेंटोर एंड बीइंग अ लीगल मेंटोर इट इज़ माय ड्यूटी टू एजुकेट यू ऑन द लीगल इशू इन द राइट पर्सपेक्टिव। इस देश की एक परंपरा है, एक्सक्यूज़ ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। हर आदमी को कानून जानना जरूरी है और कोई भी आदमी अपने दायित्व से इस आधार पर मुक्ति नहीं पा सकता है कि उसे कानून की जानकारी नहीं है या कानून का उसे ज्ञान नहीं है। जिस कारण अगर हम कानून को पढ़ेंगे तो हमें कानून इनिशियली जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेट दिखता है, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों को यूज़ किया जाता है जिसे हम प्रॉपर इजी वे में जाकर इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते हैं। जिस कारण आज हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको उस कानून की जानकारी आपकी ही भाषा में, एक सरल भाषा में, एग्जाम्पल्स के जरिए जो है वो प्रोवाइड करें, ताकि उसको समझकर आप अपना डाटाबेस जो है वो तैयार कर सकें, खुद जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो सकें और दूसरे को जो है वो इन्फॉर्मेटिव कर सकें। दोस्तों, आज के युग में हम सब कनेक्टेड हैं, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे यूट्यूब से हो, या डिफरेंट सोशल मीडिया से हो। इसके अलावा हम आपस में सोशली, इकोनॉमिकली और अदर मोड से जो है वो कनेक्टेड हैं। अब आज के पर्सपेक्टिव में हमें लीगली भी जो है वो कनेक्ट रहना पड़ेगा। लीगल प्रोविजंस के बारे में जानकारी ऑब्टेन करनी पड़ेगी और जैसे जानकारी हमें मिलती है और जानकारी उपयुक्त है तो हमारी ड्यूटी है कि हम आगे इसको जो है वो शेयर कर दें, ताकि हम किसी अन्य व्यक्ति को भी जो है उस बारे में इंफॉर्मेटिव कर सकें और उसे सही ज्ञान जो है वो कानून के बारे में प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस कड़ी में आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है देश के आज के पर्सपेक्टिव से। कारण क्या है कि हमारे देश में कोरोना का जो है वो संकट है, इसे एक डिजास्टर के रूप में जो है वो कंसिडर किया गया है। जिस कारण इस समस्या से निपटने के लिए, हमारे ऑब्लिगेशंस को तय करने के लिए और सरकारी एजेंसियों को राइट्स की इन्फॉर्मेंट्स देने के लिए इस कानून का जो है वो निर्माण किया गया था, जिसका पूरा नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो आज हम जानेंगे कि डिजास्टर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, इसके तहत डिफरेंट अथॉरिटीज़ क्या हैं, ऑफेंसेस क्या हैं और पेनल्टीज़ क्या हैं, इन अ ब्रीफ, इन अ नटशेल और इन अ ईजी फॉर्मेट। दोस्तों, जिस कानून को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और सेक्शन 1 इस एक्ट का, इस पूरे अधिनियम का जो नाम है उसको डिफाइन करता है और ये कहता है कि इस एक्ट का नाम द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कहलाएगा। इट विल बी एक्सटेंड टू द होल इंडिया including Jammu and Kashmir and it will come into motion on the date of its notification, जो कि 23 दिसंबर 2005 है। यदि हम एक्ट को प्रिलिमिनरी देखें तो दो बातें हमें इंडिकेट हो रही हैं। सबसे महत्व बात यह कि ये डिज़ास्टर के लिए जो है बना है और डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करना है लीगल वे में जाकर बाय द एग्जिस्टिंग अथॉरिटी, उसके लिए जो है इसको इनेक्ट किया गया है। तो जिस कारण हमें इन दोनों टर्म्स के बारे में जो है जानना जरूरी है कि डिज़ास्टर क्या है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं डिज़ास्टर की। डिज़ास्टर को जो है सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में जो है वो डिफाइन किया गया है इस कानून के तहत। और यदि हमें डिज़ास्टर को समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा जो है वो ईजी वे में जो कानून में दी गई है उसको समझना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके हम दो हिस्से कर रहे हैं। पहली बात तो कैटेगरी जिसमें डिज़ास्टर को जो है वो इंक्लूड किया गया है। दूसरी बात, ये कारण या इसके जो है कॉज क्या है, इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट, जो कि हमारे लिए जो है जानना ज़रूरी है। सबसे इजी वे में इसको याद करने का जो तरीका है उसके लिए कुछ फार्मूला है जो मैं लिख रहा हूँ, CGCM, इसको आपको जो है याद रखना है। और दूसरा है MNNA, इसको अभी हम इलेबोरेट करेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि डिज़ास्टर है क्या। कारण क्या है कि अभी रट्टा लगा लेंगे, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे या कोई हमसे क्वेरी वैसे भी कर लेगा कि ये चीज़ क्या होती है, तो हम कभी भी उस चीज़ को इफेक्टिव वे में जाके जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। केवल रटेंगे, आज समझ लेंगे, कल भूल जाएंगे, जब कोई पूछेगा तो बोलेंगे हमको नहीं पता कि डिज़ास्टर क्या है। तो अगर ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेंगे, याद कर लेंगे, तो हमें कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। CGCM को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कैटास्ट्रॉफ, CATASTROPHE, बड़ा ही सिंपल सी बात है। कैटास्ट्रॉफ जो है, जिसे हम कहेंगे महाविनाश, हिंदी में कहेंगे महाविनाश, महाविपत्ति, जो इम्पॉर्टेंट जो है टर्म है। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं वापस सी को, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, कैलामिटी, CALAMITY, कि ऐसे कोई हैपनिंग जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर ऐसी मिस हैपनिंग को हम कंट्रोल किसी भी रूप में नहीं कर सकते थे। मिस हैपनिंग का एक एडवांस फॉर्म है कैलामिटी। इसके अलावा हम देखते हैं वर्ड इसमें लिखा है मिसहैप, MISHAP,
विपत्ति विनाश एक ही बात है, एक ही जो है वो कारण है। और चौथी बात हम देखते हैं जी से, ये है ग्रेव अकरेंस, GRAVEOCCURANCE। तो इन चारों बातों को जो है, इन चारों कैटेगरी को जो है वो डिज़ास्टर में इंक्लूड किया गया है। पहले तो हमने बात करी कि इसकी कैटेगरीज जो है वो क्या है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो आपके दिमाग में जो है फिट बैठ गया होगा। अब हम आते हैं कि ये चीज़ें कैसे फैल सकती हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, MNNA। या तो ये मैन मेड हो, आपको ये ध्यान रखनी है, इसका सोर्स जो है वो मैन मेड हो, दूसरा है वो नेचुरल हो, तीसरा हो नेग्लिजेंस, और चौथा हो एक्सीडेंट। जिसके इम्पैक्ट क्या होंगे कि किसी भी रूप में ह्यूमन लाइफ इंडेंजर हो जाए, या ह्यूमन लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए, प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और मानव के प्रयास के बाद भी इन विपत्तियों को कंट्रोल नहीं कर सके, तो उसे हम क्यूमुलेटिव वे में क्या कहेंगे, डिज़ास्टर। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग केवल वीडियो देख रहे हैं, कंटेंट्स को जो है वो नोट नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि यदि आप अभी देख लेंगे तो किसी भी रूप में आप अब जब रिव्यू करेंगे या डाटास को जो है वो रिकलेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक कॉपी मेंटेन कर लें, पेन या पेंसिल हाथ में रख लें, जो मैं कन्वे कर रहा हूँ उसको हाथों हाथ जो है वो नोट डाउन कर लें, या वीडियो को जो है दोबारा सुने, ताकि आपको समझने में ईजी हो। और जब भी किसी को इन बारे में गाइड करें या अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करें तो ये एक इफेक्टिव मैसेज जाना चाहिए कि आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर एक इफेक्टिव नॉलेज जो है वो है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज ई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में से डिफाइन किया गया है। पर समझने के हिसाब से हम एक बात समझते हैं कि मैनेजमेंट बेसिकली अ प्रोसेस। ये प्रोसेस किस चीज़ के लिए है, पॉकी के लिए, POCI। पॉकी मतलब प्लान, जब तक प्लान नहीं है तो हम कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइज, अगर कोई वर्क ऑर्गेनाइज वे में नहीं है तो भी हम वर्कआउट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात है कोऑर्डिनेशन, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है तब भी हम इफेक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। और चौथी बात है इम्प्लीमेंटेशन, अगर कोई चीज़ हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो प्लानिंग भी ख़राब है, हमारा कोऑर्डिनेशन भी ख़राब है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो ख़राब है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो बेसिक फाइबर है वो इन चारों पे जो है वो डिपेंड है, और इन चारों से जो है वो इंटैक्ट है। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ को इस एक्ट के तहत फंक्शंस के लिए एम्पावर्ड किया गया है। तो यदि हम कानून को देखें तो 3 अथॉरिटीज़ को जो है मुख्यतः एम्पावर्ड किया गया है, जो कि हमें समझना है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम कहेंगे NDMA। दूसरा है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम कहेंगे SDMA। और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अथॉरिटीज़ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज़ पर लॉ। अगर हम बात करें NDMA के लिए तो इसके लिए सेक्शन 3 जो है वो इनबिल्ट है। अगर हम बात करें SDMA के लिए तो इसके लिए सेक्शन 14 जो है वो इनबिल्ट है। और DDMA के लिए सेक्शन 25 जो है वो एक्ट में इनबिल्ट है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोविज़न कानून के अंदर लिखे गए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे NDMA के कॉन्स्टिट्यूशन की कि NDMA का गठन कैसे होता है। NDA का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो सेक्शन 3 जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन इसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी। नंबर 1, जो देश के प्रधानमंत्री हैं ये इसके चेयरमैन होंगे। इसके अलावा इसमें 9 अदर मेंबर्स होंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है। और प्रधानमंत्री चाहें तो उन 9 मेंबर्स के बीच में से किसी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन जो है वो डेजिग्नेट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, जो कि कानून का इंपॉर्टेंट अध्याय है। दोस्तों, कानून में NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हेल्प के लिए 2 कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, जो कि है एडवाइजरी कमेटी, जो कि सेक्शन 7 में जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो सेक्शन 8 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अगर हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी की तो इसका काम क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के इशू पर गवर्नमेंट से मेरा मतलब है NDMA को रिकमेंडेशंस देना। दूसरी बात है कि इसका जो पैनल होगा इसमें एक्सपर्ट्स जो हैं
होंगे जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं, तो वही जो है सही रहे, सही रिकमेंडेशन जो है वो दे पाएंगे। दूसरी कमेटी जो है वो है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसका गठन जो है वो सेक्शन 8 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो है वो किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो सेक्शन 8 में जो है इसके प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, पर यहाँ पर इसको दोस्तों में जो है बांट दिया गया है, चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स। चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो जो सेक्रेटरी है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, वो इसका चेयरपर्सन होगा एक्स ऑफिशियो, जो इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम बात करें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, जिसको हम अभी जिक्र करेंगे, उनके सेक्रेटरीज इस कमेटी के जो है वो मेंबर होंगे। इनका काम क्या है कि एनडीए-एमए को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज़ पर असिस्ट करना। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे निवेदन किया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो कंसर्न सेक्रेटरी है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहा है, देन ही वुड बी अ चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो। पर रिमेनिंग डिपार्टमेंट्स जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके सेक्रेटरी यहाँ पर मेंबर के रूप में जो है वो कार्य करेंगे, जिनका काम एनडीए-एमए को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इशू पे असिस्ट करना है, ताकि इन प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली डील आउट कर सकें, इनको माइटिगेट कर सकें। समझने के लिए इस बोर्ड को आप देखें, क्योंकि एक लंबी लिस्ट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, कृषक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम रोटी खा रहे हैं पर हमारे पास शक्ति नहीं है या हमारे पास जो है न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो कोई हमारी जो है वो पूजा नहीं करेगा। तो एटॉमिक एनर्जी भी जो है हमें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कि ए से ही है। ए से अपना आ गया एग्रीकल्चर और ए से आ गया एटॉमिक एनर्जी। ये दोनों जो है आपके पास में हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्हें कौन यूज़ करेगा। अगर किसी के पास प्रॉपर खाना मिल रहा है, किसी के पास जो है शक्ति है, तो उसे हम कहेंगे डिफेंस, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। और डिफेंस भी तभी लड़ पाएगा जब उसको मिलेगा ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी, जो कि नहीं मिल रहा है। गंगा भी मैली हो गई थी, पर अभी कोरोना से जो है वो साफ़ हो गई है। तो इम्पॉर्टेंट हमको ये याद में रखना है कि एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी यहाँ पर जो है वो मेंबर होंगे, जो इम्पॉर्टेंट है। ये सब मिलके क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट गंदा, तो इन्वायरमेंट का भी इशू जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और ये सब कुछ है, पर हमारे को जंगल तब भी काटने पड़ रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमको जो है याद रखना पड़ेगा। फॉरेस्ट के अलावा हमको याद रखना पड़ेगा फाइनेंस को। फाइनेंस का जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है, उसका कंसर्न सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, वो इस कमेटी का जो है वो मेंबर होगा, जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो है हमारी हेल्थ। हेल्थ से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट का कंसर्न सेक्रेटरी भी यहाँ पर जो है वो मेंबर होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें इन सब चीज़ों को लेकर, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं और संतुलित हैं, तो वी आर अ पावरफुल पर्सन। तो पावर भी जो है इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पावर जो है जिसके पास में है, उस कंसर्न डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी जो है यहाँ पर ऐसा मेंबर जो है वो काम करेगा। इसके अलावा बात आज इस देश में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आज इस देश में बात है स्पेस में जाने की, आज यहाँ बात हो रही है टेलीकम्युनिकेशन की। तो हमें इसको भी जो है याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के रूप में कानून के तहत। इसके अलावा हम शहरों में रहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है या अर्बन डिपार्टमेंट जो है, जो कि कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, जिनका सेक्रेटरी भी जो है वो यहाँ पर एज अ मेंबर जो है वो काम करेगा। और आखिरी में है वाटर सप्लाई से जुड़े हुए विभाग, उन डिपार्टमेंट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनसे जुड़ा हुआ सेक्रेटरी यहाँ पर एज अ मेंबर जो है वो काम करेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इसके दो भाग हैं, पहला तो है चेयरपर्सन और दूसरा जो है वो है मेंबर्स। और इस कमेटी का काम इफेक्टिव रूप में एनडीए-एमए को डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज को निपटने के लिए, उन्हें माइटिगेट करने के लिए हेल्प करना है। दोस्तों, अभी हमने बात करी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और स्टेट लेवल पर ऐसी की ऐसी ही अथॉरिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसका नाम है एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये सेक्शन 14 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन। यहाँ पर अगर इसका हम संविधान देखते हैं, तो इसका जो चेयरपर्सन होगा ये होगा चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा इसमें 8 मेंबर्स होंगे और किसी एक मेंबर को चेयरपर्सन जो है, वाइस चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट कर सकता है, जो कि कानून का इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। इसी तरह से इस अथॉरिटी को एडवाइस करने के लिए जैसी अथॉरिटी या जैसी कमेटी हमने एनडीएमए के केस में देखी थी, वैसे की वैसी जो है वो अवेलेबल है। एक तो है एडवाइजरी कमेटी, जो कि सेक्शन 17 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि सेक्शन 20 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी।
एडवाइजरी कमेटी में एक्सपर्ट्स का अपॉइंटमेंट होगा जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के केस को समझते हैं, उसमें डील कर चुके हैं, ताकि इफेक्टिव रिकमेंडेशंस इन इशू पर कंसर्न अथॉरिटी को जो है वो दे सकें। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी की, तो इसका काम है इसको असिस्ट करना। पर फ़र्क क्या है कि जो हमने ऊपर स्थितियां देखी, वो स्थितियां यहाँ पर अपॉइंटमेंट में जो है वो डिफ़र हैं। डिफ़र क्यों हैं? क्योंकि सरकार, यहाँ बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, इसका चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर होगा चेयरपर्सन इस कमेटी का। इसके अलावा ऐसे 4 डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट को उचित लगते हैं, उनके कंसर्न सेक्रेटरी यहाँ पर मेंबर ग्रुप में जो है वो कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे DDMA की, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके गठन के प्रावधान जो है धारा 25 में दिए गए हैं। धारा 25 ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाइड करेगी और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, ही विल एक्ट एज चेयरपर्सन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसके अलावा इसमें 7 मेंबर्स जो हैं वो होंगे। वो कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकल अथॉरिटी के, वो यहाँ पर काम करेंगे एज अ को चेयरपर्सन। इसके अलावा यहाँ पर होगा CEO, जो कि कंसर्न ADM को जो है वो नोटिफाइड किया जाता है, जो कि इसकी फंक्शनिंग के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा शहर का SP यहाँ पर एज अ मेंबर जो है वो काम करता है। इसके अलावा CMHO, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, जो है यहाँ पर एज अ कंसर्न पर्सन जो है वो काम करता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो 2 से अधिक नहीं होंगे, उन्हें भी जो है यहाँ मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा जिला परिषद अगर जहाँ पर है, तो उसका कंसर्न अध्यक्ष या चेयरमैन जो है यहाँ पर को चेयरपर्सन जो है वो काम करेगा। दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस के लिए अथॉरिटी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो बनाई गई है। इनकी हेल्प के लिए, इनको रिकमेंडेशंस करने के लिए, इनको एडवाइस करने के लिए कंसर्न कमेटी का भी जो है वो गठन किया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का भी जो है गठन किया गया है, जो कि धारा 42 के अकॉर्डिंग जो है वो किया गया है, जिसका काम क्या है कि लोगों को ट्रेनिंग देना, ताकि जब जब ऐसी स्थितियां पैदा हो या पैदा होने की स्थितियां हो, तो इनको इफेक्टिव वे में जाके जो है वो डील आउट कर सकें। इसका संविधान क्या है, इसका निर्माण कैसे होगा, जिस संबंध में धारा 42 जो है कानून के तहत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई भी अथॉरिटी जब किसी कानून के तहत बनती है, तो उसका एक ही फंक्शन है कि स्टेट के आदेशों की पालना कराना, ताकि इफेक्टिव रूप में जिस पर्पस के लिए कानून बनाया गया है, उस पर्पस को जो है अचीव या उसे अटेंड जो है वो कर सकें। पर आज के पर्सपेक्टिव में हम ये सोचते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। हमको ये लगता है कि यदि हम अथॉरिटीज़ की बात नहीं मानेंगे, उनके निर्देश नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए स्पेसिफिक करना चाहूँगा, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो एक बार चैप्टर 10 को भी जो है गंभीरता से अवलोकित कर लें। कारण क्या है कि यदि आप इन अथॉरिटीज़ के निर्देशों को पालन नहीं करते हैं, डिजास्टर पैदा करते हैं या उसको फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, तो आपके विरुद्ध भी कानून के तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो कानूनी प्रावधान क्या है, जानते हैं एक नज़र में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की, कि किन किन धाराओं में ऑफेंस बनते हैं, उनके लिए क्या क्या पेनल्टीज हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ये एक लॉ लेक्चर सीरीज है। हमारा काम है आपको लीगली बूस्टअप करना, लीगली गाइड करना, ताकि आप खुद भी इंफॉर्मेटिव हो सके, दूसरे को भी जो है वो इंफॉर्मेटिव कर सके, ताकि आप भी क्राइम नहीं करें, अगला भी क्राइम नहीं करे, और ये देश, समाज और हम जो है वो सुरक्षित रह सकें। अगर हम एक कॉमन सेंस की बात करते हैं कि जब भी कोई अथॉरिटी कोई आदेश देगी, कोई निर्देश देगी, तो उसकी पालना करने में हम तब तक इच्छुक नहीं होते हैं जब तक वो हमारे फायदे के लिए नहीं हो। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कहता है कि साहब आपको तनख्वाह मिलेगी 7 दिन की 1000 रुपये, और दूसरी बात वही अथॉरिटी कहती है कि साहब आपको काम तो 5 दिन करना है पर तनख्वाह मिलेगी आपको 1000 रुपये। तो हम तो बड़े खुश हो गए जी, ऑर्डर बड़ा बढ़िया है। और अगर अथॉरिटी ने नेक्स्ट डे एक नया ऑर्डर पास कर दिया कि साहब काम आपको करना है 8 दिन और तनख्वाह मिलेगी 900 रुपये, तो हम वहीं उसका जो है विरोध शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए सेक्शन 51 में जो है प्रोविजंस इंकॉर्पोरेट किए गए हैं कि डिजास्टर को मैनेज करने के लिए ऐसे पर्सपेक्टिव में अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या कंसर्न अथॉरिटीज़ अपने अपने लेवल पर संतुष्टि के आधार पर कोई ऑर्डर पास करती हैं और उस ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशंस को कोई इंडिविजुअल रोकता है या उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट
प्लस फाइन उसको हो सकता है सेक्शन 51 के अंदर, जो हमें याद रखना है। पर उसकी इस बेवकूफ़ी से डिज़ास्टर प्रोवोक होता है, किसी व्यक्ति की लाइफ चली जाती है या कोई इमिनेंट डेंजर जो है वो क्रिएट होता है, तो वहाँ पर ये सज़ा डबल हो जाएगी और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों हो सकते हैं, जो हमें याद रखना है। दूसरी बात है धारा 52 कि हमें कोई फॉल्स क्लेम नहीं करना है, अपने आप को तभी रिलीफ के लिए इंटाइटल करना है जब हम एक रियल सेंस में किसी डिजास्टर के विक्टिमाइज्ड हैं, इस स्थिति में नहीं है कि अपने आप को रिहेबिटेट जो है वो कर सकें। यदि आपको इस बात की जानकारी है कि आप विक्टिमाइज नहीं है, पर ऐसा पता कि कोई रिलीफ जो आप क्लेम करते हैं, तो ये सेक्शन 52 में जो है ऑफेंस होगा फॉर मेकिंग अ फॉल्स क्लेम। और यहाँ पर भी 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के जो है प्रोविजन जो है वो कानून में दिए गए, सेम दिए गए जो सेक्शन 51 के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरकार ने आप पे भरोसा किया और सरकार ने गरीबों की हेल्प के लिए आपको कोई सामान दिया कि आप वहाँ जाके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कोई मनी दिया कि आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बट इसको आप जो है मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं, अपने यूज़ में ले लेते हैं, तो ये भी जो है एक ऑफेंस है और इसके लिए भी सज़ा जो है आपको 2 ईयर का पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है दोनों हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉल्स वार्निंग या इस तरह से वार्निंग फैलाना कि साहब डिजास्टर जो है वो फैलने वाला है, आप लोग जो है वो मरने वाले हैं, तो ऐसे फॉल्स क्लेम के लिए भी आपको जो है सेक्शन 54 में सजा हो सकती है, जिसके लिए 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन के प्रोविजन जो है वो दिए गए हैं रिगार्डिंग द इंडिविजुअल्स। इसके अलावा यदि हम बात करें धारा 58 की, तो उसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ गया कि अगर कोई ऑफेंस कंपनी कर रही है तो जो कंपनी के अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के साथ साथ उसका प्रोसिक्यूशन भी जो है कानून के तहत किया जाएगा। अब दोस्तों बात है कैटेगरी नंबर 3 की कि यदि इस एक्ट के अंदर कोई गवर्नमेंट या उसका डिपार्टमेंट ऑफेंस कंस्टिट्यूट करता है, क्रिएट करता है, कमिट करता है, तो वहाँ पर पेनल प्रोविजन जो है वो क्या होंगे। तो यहाँ पर धारा 55 और 56 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 55 ये कहती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अपराध किया जा रहा है इस अधिनियम के तहत, तो उस डिपार्टमेंट का HOD रिस्पॉन्सिबल होगा यदि वो प्रूव कर दे कि इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट या क्रिएट करते हुए या कमिट करते हुए उसको इस बात का संज्ञान नहीं दिया गया, इस बात की जानकारी नहीं दी गई जिनके द्वारा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट या कमिट किया गया है, तो वहां पर वो जिम्मेवार नहीं होगा। पर अगर ये बात साबित हो जाती है कि इस ऑफेंस को करते हुए अन्य व्यक्ति भी जो उस डिपार्टमेंट का ऑफिसर है या व्यक्ति है उसके साथ था, तो वो भी उसी रूप में जिम्मेवार होगा जैसे HOD जो है वो जिम्मेवार होगा। अगर हम बात करें धारा 56 की, तो यहाँ पर एक ड्यूटी जो है इंपोज की गई है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर कि जो भी निर्देश आपको ऊपर से मिलेंगे उसको फॉलो अप करना है जब तक आपके पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है एग्जम्पशन का। अगर एग्जम्पशन नहीं है तो वहां पर यदि आप उसको वॉयलेट करते हैं, रिफ्यूज टू परफॉर्म करते हैं, तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई जो है धारा 56 के तहत हो सकती है। सबसे आखिरी कैटेगरी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक ड्यूटी जनरल पब्लिक पर भी जो है इंपोज कर दी गई है धारा 57 के अंदर। उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि धारा 65 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोई रिक्वायरमेंट पास कर दी गई है और उसको आप विलफुली जो है डिसोबे करते हैं, तो वहां पर धारा 57 में जो है आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। यदि हम धारा 65 को इस पर्सपेक्टिव में देखें, 3 बातें जो है वह लिखी गई हैं। पहली बात तो है इंस्टीट्यूशन, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात लिखी गई है व्हीकल की और तीसरी बात लिखी गई है रिसोर्सेज की। अगर अथॉरिटीज़ को लगता है कि हमें वो कंसर्न इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पर आप जो है रह रहे हैं या आपकी कस्टडी में है, ताकि हम इजीली जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकें, तो आपको ऐसा संस्थान या ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उनको अगर व्हीकल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए डिजास्टर अफेक्टेड एरिया से, तो वो आपको जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर व्हीकल जो है आपकी ऑनरशिप में है और आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे हम डिजास्टर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, वो आपको जो है ईजिली प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल है कि आपके पास कोई फैक्ट्री है जहाँ बिस्कुट्स पड़े हुए हैं या कोई खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है और वहाँ से सामान कैरी करना जो है काफ़ी ईजी है, तो आपको वो मटेरियल जो है ईजिली बिना किसी एक्सक्यूज के प्रोवाइड करना ही करना है। तो दोस्तों, आज हमने इस पर्सपेक्टिव में जाना कि किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चैप्टर नंबर 10 का जो है वो क्या योगदान है। तो मित्रों, आज हमने समझा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन नटशेल क्या है, इसके प्रोविजंस क्या हैं, इसकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, वो कैसे कार्य करती हैं और इनके कानूनी जो है प्रावधान क्या हैं। और यदि हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, निर्देशों को नहीं मानते, इवन उनके अपने व्यक्ति भी उनके निर्देशों को नहीं मानते हैं, तो प्रोसिक्यूशन कैसे होगा और किन किन पर्सपेक्टिव में होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक मेरी इस बात को पहुंचाएं कि यदि आप कोई वॉयलेशंस करने जा रहे हैं तो इन नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नियम जाने बगैर आप वॉयलेशंस करते हैं तो इसकी भारी कीमत जो है आपको अदा करनी पड़ सकती है। तो इस वीडियो को अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करते हुए आप अधिक से अधिक
जो है वो शेयर करें, ताकि लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, लोगों तक आपकी बात पहुँचे और लोगों को ये मालूम पड़े कि आप ही वही व्यक्ति हैं जो उनको लीगली और लॉफुली जो है वो इन्फॉर्मेटिव कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा, जल्द मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग।